नमस्कार साथियों, मैं ए के मलिक स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल श्योर 60 में। ये आपका QIP सीरीज चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे 1078 QIP का इंग्लिश का। प्री का एग्जाम है। जिन जिन स्टूडेंट्स को प्री की प्रिपरेशन करने हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है वाला। तो एक बार इसे ध्यान से समझिए और एक एक क्वेश्चन को अपना कॉपी में मेंटेन करते हुए जाएं। नोटबुक आपके पास होती है, देखिए PDF में इसे कवर कर लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है कि द ज्यूरी इज डिवाइडेड। पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, एक बार यहाँ पर ज्यूरी के साथ इन्होंने इज लिखा है। अब हम क्या करें भैया, लेकिन ग्रामर है, SSC ने जो लिख दिया, अदरवाइज यहाँ पे आर होना चाहिए था। और नहीं दिया उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना। वो एरर पूछ रहा है, अगर वो एरर पूछेगा तो ज्यूरी के साथ यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो चुकी है। डिवाइड होगा तो वर्ब इसमें प्लूरल जाता है। तो वो कह रहा है द ज्यूरी इज डिवाइडेड द इश्यूज। अब उसने पूछा है वो डिवाइड हो चुके किसमें, विद द इश्यूज, ऑन इश्यूज, फॉर इश्यूज, इन इश्यूज। देखिए इश्यू लिखा है तो इश्यू के लिए क्या आएगा, ऑन। मुद्दे पर डिवाइड होगा ना। डिवाइजन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ज्यूरी है, 7 मेंबर्स बैठे हुए हैं ज्यूरी में, 5 मेंबर्स तो कह रहे हैं कि ये मुद्दा सही है, 2 मेंबर्स कह रहे हैं ये गलत है, तो डिवीजन हो गया। तो डिवीजन होगा किस पर, एक इश्यू पर। तो इश्यू पर के लिए क्या आएगा, ऑन द इश्यू, ऑन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होता है। जब दो सब्जेक्ट्स नीदर और नॉर से जुड़े हों, तो एक कौन जुड़ा है, नीदर के साथ टीचर, और दूसरा नॉर से जुड़ा है स्टूडेंट्स। तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, तो वर्ब जो सेंटेंस में जाएगी वो वर्ब जाएगी लेटर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी बाद वाले के अकॉर्डिंग। बाद वाला कौन है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहता है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ वाज यूज नहीं होगा, वर आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे वाज की प्रॉब्लम है, नीदर भी ठीक है, यहाँ पे द भी सही है, दा का प्रॉब्लम नहीं है, विलिंग भी ठीक है। ठीक है, चलिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है। एक इडियम है, आई स्टिच इन टाइम सेव द नाइन। स्टिच का मतलब टाका। मान लीजिए कोई चीज खराब हो गई, जैसे एक शर्ट फट गई यहाँ से, तो उसमें अब एक टाका लगा लो वो सुधर जाएगी। नहीं लगाओगे तो धीरे 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 वो चीज फटती चली जाएगी, और वो उसमें फिर 9 टाके लगाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तो वो कह रहा है स्टिच इन टाइम, समय रहते एक टाका बाद में लगाने पड़ेंगे 9। तो जैसे गाड़ी आपके पास में, गाड़ी में एक पेच लूज हो गया, तो अभी बदलवा लीजिए, एक पेच से, एक नट से, एक पेच से काम चल जाएगा। नहीं बदलवाओगे तो वो दूसरी मेजर प्रॉब्लम ले आएगा, फिर तुम्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग पूछ रहा है कि स्टिच इन टाइम सेव्स द नाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इट इज नेवर टू लेट टू मेक ए चेंज। परिवर्तन करने में कभी देरी नहीं होती, जब चाहो तब बदल जाओ। ए प्रॉब्लम डेल्ट विद अर्ली, एक समस्या से जितना जल्दी जूझा जाए, विल सेव मोर ट्रबल्स लेटर, वो तुम्हारी आने वाली समस्याओं से तुम्हें बचा लेता है। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन जाएगा, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसको ध्यान रखना, ये प्रोवर्ब है, इडियमेटिक यूज में बोल देते हैं, अदरवाइज ये पूरा अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। प्रोवर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। शी वॉज एक्यूज्ड, ये तो रट लो भाई इस पॉइंट को। तो एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगा हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है। तो आरोप किस पे लगा है, शी पर। तो आरोप किसी ना किसी चीज का ही तो लगेगा ना। तो इस पे किस चीज का आरोप लगा, स्टीलिंग द मनी, पैसे चुराने का। तो इस लड़की पर आरोप लगा पैसे चुराने का, तो एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, हमेशा ऑफ। शी वाज एक्यूज्ड ऑफ, उस पर पैसे चुराने का आरोप लगा। प्रीपोजिशन दुनिया की हर भाषा में लगभग एक जैसे काम करते हैं। जहां हम हिंदी बोलते का, वहां पे इंग्लिश में आता ऑफ। तो लगभग ये एक ही पैटर्न पे काम करेंगे, एक्यूज्ड ऑफ। नेक्स्ट नरेशन है। नरेशन को तो मैंने आपको बता रखा है कि ज्यादा सरदर्दी मत पालो। ही सेड यहाँ पे, तो ये ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, यहाँ तो सोचना ही नहीं है। सब में दैट ही, दैट ही, दैट ही, दैट, यहाँ तक तो कॉमन आ गया ना पूरा पॉइंट। तो इन पॉइंट्स में तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखो यहां तक हमारा क्वेश्चन मिल गया, इसने बोला एम, ये पास्ट है, ये एम है, तो वाज करना पड़ेगा। तो ये भी वाज है, ये भी वाज है, तो बी और सी तो तुरंत गलत हो गए। ठीक, और आगे क्या लिखा है, टू द मार्केट नाउ। नाउ का यहाँ पे नाउ छोड़ दिया, यहाँ पे देन कर दिया, तो नाउ किस में चेंज होगा, देन में। ऑप्शन जाएगा सी। तो शी सेड या ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट देन। आसान है। ठीक, नेक्स्ट प्रेडिक्ट का पूछ रहा है वो आपसे अपोजिट। अब प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना। देखो ध्यान से, प्री, प्री का मतलब पूर्व, और डिक्ट वर्ड बना है डिक्शन से। डिक्शन का मतलब होता है शब्द। तो हमने क्या किया, किसी चीज के बारे में पहले से ही 2-4 बातें कह दी, 2-4 शब्द हमने पहले से ही कह देना, उसे बोलते हैं प्रेडिक्ट।
कि तेरे साथ ये होगा, वो प्रिडिक्ट होता है। प्रिडिक्ट का मतलब पहले से ही कोई ना कोई डिक्शन दे दिया, कोई ना कोई डिक्शन मतलब शब्दावली बोल दी पहले से। अब जो किसी के बारे में तुम पहले से ही बोलोगे तो एज्यूम हो जाएगा। अभी अगर मैंने कहा कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो एजम्पशन तो उसका लगभग मैच हो गया ना। एक्सपेक्ट उम्मीदें ये भी हो जाती हैं, प्रोफेसी भविष्यवाणी हो जाती है, ये पूछ रहा अपोजिट, तो ये अपोजिट हो ही नहीं सकते। अगर तुम्हें किसी के बारे में भविष्यवाणी करनी है तो नेचुरल सी बात है, एजम्पशन भी जाएगा, एक्सपेक्ट भी करोगे, प्रोफेसी भी होगा, ये तीनों वर्ड इसके अपोजिट नहीं है। तो अपोजिट क्या जाएगा? डाउट। अब कोई बंदा कह रहा है कि तेरा जॉब लग जाएगी, उसका अपोजिट क्या है? डाउट है, पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। तो प्रेडिक्ट का अपोजिट क्या जाएगा? डाउट। बाकी कोई सा इसका अपोजिट नहीं है। प्रोफेसी और प्रेडिक्ट ये लगभग एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, वो आपके लेवल में अभी आपको चेक नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम पूछ रहा है रेवरेंस का। ये वर्ड ध्यान रखना, एक वर्ड होता है REVERE, रेवर, और एक वर्ड होता है REVEUR, ठीक है, एक होता है REVERIE। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं। REVEUR और REVERIE, ये दोनों वर्ड सेम मीनिंग देंगे। इन दोनों का मतलब होता है डे ड्रीम। जब आप खुली आंखों से सपने देखते हैं उसे रिवर या रिवरी, ये दोनों वर्ड होते हैं। लेकिन जब ये वर्ड होता है REVERE, रेवरेंस, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। रेवरेंस, रेवर, रेवर मीन्स रिस्पेक्ट करना, टू रिस्पेक्ट। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो उसे बोलते हैं रेवर। रेवरेंस उसी का नाउन है, REVERE, रेवरेंस। तो इसका वर्ड क्या जाएगा? रिस्पेक्ट। रेवरेंस मीन्स टू रिस्पेक्ट, किसी आदमी का सम्मान करना। क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स का ठीक ही है, एक दो बच्चे ने थोड़ा बहुत गलत किया इसमें रेवरेंस में, अदरवाइज रेवरेंस का जो होता है रिस्पेक्ट। बाकी हेट्रेड नफरत हो जाती है, मौकरी मजाक हो जाती है, इनडिफरेंस होती है, उदासीनता, ये उदासीन होता है इनडिफरेंस। जब आप पे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता उसे बोलते हैं इनडिफरेंट। आगे देखिए, एक्जिबुरेंट, इस वर्ड को याद करने का तरीका बता देता हूं। आपकी मान लीजिए कोई एक्स है, ठीक है, अब एक्स तो तुम्हें पता ही होगा, बातचीत उससे बंद हो गई, तुम्हारी एक्स है कोई। एक दिन आपने अपनी एक्स को देखा और वो आई थी उबर से, तुम्हें नहीं पता किससे मिलने आई थी, बस वो उबर से आई थी। उबर जानते हैं, कैब है। अब ये तो पहले से ही गरीब है, एक्स तो तुम्हारी, अब इसके पास उबर के पैसे नहीं थे, तो जो उबर से आई थी तुम्हारी एक्स, ठीक है, तो जो उबर से आई है एक्स, आपने क्या किया? एक्स के उबर का आपने रेंट दे दिया, एक्स के उबर का रेंट दे दिया। तो जैसे ही एक्स के उबर का रेंट आप देंगे तो खुश हो जाएगी ना। तो एक्जिबुरेंट का मतलब होता है आपने अपनी एक्स की जो उबर की कैब थी, उबर की कैब का आपने रेंट दे दिया, तो एक्स के उबर का रेंट आपने दे दिया, तो वो क्या हो गई? खुश हो गई, चीयरफुल हो गई, जॉयस हो गई, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है एंटोनिम। एगर का मतलब और उत्सुक हो गई, अगली बार मैं भाई साहब फॉर्च्यूनर में आऊंगी, ये तो फॉर्च्यूनर का पैसा देगा, तो ये तो अपोजिट नहीं जाएगा। अपोजिट कौन सा जाएगा? सलन। सलन होता है सड़ा सा मुंह, कि आपने एक्स के उबर का पैसा दिया, वो खुश हो गई, तो ये तो एक्सुबरेंट का मीनिंग हो गया। लेकिन आपने उबर का पैसा दिया और उसका मुंह ऐसा हो गया, तो ये सलन, सड़ा सा मुंह, कि आपने पैसे भी खर्च कर दिए, मुंह सड़ा हुआ ले घूम रहे। सड़न, सलन से याद रखो, सलन मीन सड़न, कि सड़े मुंह को लेके घूम रही है। तो एक्सुबरेंट का अपोजिट किया जाएगा सलन, उदास, उतरा हुआ चेहरा, लटका हुआ चेहरा। तो एक्सुबरेंट को आप ऐसे याद कर लें। नेक्स्ट आइए, ओस्ट्रासाइज, इसको भी याद करने का तरीका बताता हूं। मान लीजिए एक आदमी है ये, और ये इतना मोटा आदमी हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इतना मोटा आदमी हो रहा है तो इस पे क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा साइज हो रहा है। ये तो एक्स्ट्रा साइज हो गया ना। अब एक्स्ट्रा साइज को हमें क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। इससे कहते हैं भाई वॉकिंग शुरू कर दे, रनिंग शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि तुझ पे हो गया एक्स्ट्रा साइज, और एक्स्ट्रा साइज को तुम्हें क्या करना है? ओस्ट्रा साइज। ओस्ट्रा साइज से तुम एक्स्ट्रा साइज को याद कर लो। इसका मतलब होता है किसी चीज को हटाना। अब इसे अपने फैट को हटाना पड़ेगा। किस चीज को क्या करना? हटाना, दूर करना, वो होता है ओस्ट्रासाइज, दूर करना, दूर भगाना। अब इस बंदे को भगाना है फैट, तो किस चीज को अपने से दूर करना होता है? ओस्ट्रासाइज। तो वर्ड क्या जाएगा इसमें? देखो, एक्सक्लूड, दूर करना होता है, हो सकता है इंक्लूड मिलाना होता है। तो अब मैं थोड़ी कहूँ और खा और खा और खा, हम क्या कहेंगे? मत खा मत खा मत खा। तो एक्सक्लूड कर भाई, छोड़ दे, इंक्लूड ना कर, तो ये भी नहीं होगा। वेलकम नहीं होगा। एंगेज होता है, एंगेज तो पता है, घुल मिल के बैठा हुआ है, एंगेजमेंट हो रहा है। तो एंगेज हुआ, इंक्लूड हुआ, सब उसके अपोजिट नहीं होंगे। तो अपोजिट, सॉरी, सिनोनिम क्या होगा इसका? एक्सक्लूड। तो सिनोनिम पूछ रहा है,
एक्सक्लूड मीन्स किसी को दूर करना, तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है अपने से दूर करना। सेम वर्ड क्या होता है, एक्स्ट्रासाइज से याद कर लो। एक्स्ट्रासाइज को हमें क्या करना होता है, ऑस्ट्रासाइज करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। मिस्चीवियस नेचर की बात कर रहे हैं। मिस्चीवियस होता है छली, कपटी, दूसरों के साथ धोखा करने वाली नेचर है। ही बिकेम एन ऑनेस्ट मैन। अपनी मिस्चीवियस नेचर के बावजूद भी वो एक ईमानदार आदमी बन गया। तो बावजूद भी का वर्ड क्या जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। अपोजिट चीज है, देखो मिस्चीवियस नेचर तो नेगेटिव बात है, ऑनेस्ट मैन बनना पॉजिटिव बात है। तो ये दोनों चीजें अपोजिट हो गई। तो अपोजिट में तो बिकॉज ऑफ नहीं आ सकता, देयरफॉर नहीं आ सकता। ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ चलेंगे। तो यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि मिस्चीवियस नेचर के कारण वो आदमी ईमानदार बन गया, सेंटेंस का सेंस गलत हो जाएगा। मिस्चीवियस नेचर के कारण नहीं, मैं कहूं कि लापरवाही करने के कारण वो लड़की एग्जाम टॉप कर गई, ये तो नहीं हो सकता ना। लापरवाही करने के बावजूद भी उसने एग्जाम टॉप कर दिया। तो अपोजिट चीजें बावजूद भी से जुड़ती हैं। तो बावजूद भी क्या जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। ये इन स्पाइट ऑफ होगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए। She has been working hardly for the project। ये वर्ड ध्यान रखना, इसको समझो ध्यान से। एक एडवर्ब होता है हार्ड और एक एडवर्ब होता है हार्डली। ये जब आप एडवर्ब पढ़ोगे ना, ये उसमें पॉइंट आता है। एडवर्ब पढ़ो, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसे रिवाइज करो, अपने जिस भी टीचर ने आपको पढ़ा रखा है वहां से रिकॉल कीजिए उसे। हार्ड सेंटेंस में दो तरह से यूज होता है। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये एडवर्ब भी हो सकता है। यानी अगर ये एडजेक्टिव है तो ये किसी ना किसी नाउन के साथ आएगा। जैसे हार्ड वाटर, आपने सुना होगा हार्ड वाटर, हार्ड सरफेस, हार्ड स्टॉर्म, हार्ड मेटल। ये ध्यान रखना, हार्ड किसके साथ आएगा, किसी नाउन के साथ आएगा। और इसका मीनिंग होता है यहाँ पे कठोर। ये तो सिंपल वर्ड है। हार्ड जब एडवर्ब होता है तो ये किसी वर्ब के लिए आता है। जैसे ही स्टडीज हार्ड, इसका मतलब होता है कठिन, स्ट्रगलिंग जो होता है। तो इसका मतलब है कि वो कठिन, मतलब मेहनत से पढ़ता है। स्टडीज हार्ड, वो कठिन पढ़ता है, यानी कि पूरा स्ट्रगल करके पढ़ता है, परिश्रम को शो करता है हार्ड। यहाँ पे हार्ड जो वर्ड होगा ये परिश्रम को शो कर जाएगा, आपके स्ट्रगल को शो कर जाएगा, मेहनत को शो कर जाएगा। और जो हार्डली वर्ड होता है, हार्डली, ये भी एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है नहीं के बराबर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली उस काम को करता ही नहीं। ये एक नेगेटिव एडवर्ब है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ये भी वर्ब के लिए आ जाएगा, किसी और चीज के लिए आ जाएगा। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। अब दोनों में फर्क समझा देता हूं। अगर तुम्हें हार्डली यूज करना है तो हार्डली को तुम वर्ब से पहले यूज कीजिए, और अगर हार्ड यूज करना तो हार्ड को वर्ब के बाद यूज कीजिए, तो मीनिंग आ जाएगा। वरना सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा ही स्टडीज हार्ड, ये सेंटेंस सही है, इसका मतलब है वो मेहनत से पढ़ता है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोल दूं ही हार्डली स्टडीज, ही हार्डली स्टडीज का मतलब है वो पढ़ता ही नहीं है। ही हार्डली स्टडीज, वो बंदा पढ़ता ही नहीं है। तो हार्डली कभी भी वर्ब के बाद में नहीं आता है। अगर मैं यहां बोलता हूं ही हैज बीन, हार्डली में यहां पे ले आता, ही हैज बीन हार्डली वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसका मतलब हो जाएगा वो प्रोजेक्ट के लिए काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन हमने वर्ब के बाद लिखा है, इसलिए हार्डली नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, हार्ड। तो वर्ब के बाद लिखोगे हार्ड आएगा, वर्ब से पहले लिखोगे हार्डली आएगा। बाकी छोटा सा पॉइंट मैंने बताया आपको, कभी भी देख लेना जिस वर्ब के लिए तुम्हें हार्डली यूज करना है तो वर्ब से पहले हार्डली को यूज कीजिए, और हार्ड यूज करना है तो वर्ब के बाद में यूज कीजिए। ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रख लेना। बाकी इसको पढ़ो ध्यान से एक बार, जहां पे तुमने हार्ड और हार्डली के रूल्स लिख रखे हो। क्लियर, तो इसमें पॉइंट में एरर कहां जाएगी, सी पार्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। इसमें वर्ड लिखा है ऑलरेडी, तो ध्यान रखना, ये आपने सुना होगा कई बार, ऑलरेडी एंड जस्ट। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं भाई, परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। और परफेक्ट टेंस में भी एक बात इनकी इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ही यूज होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पे। तो जैसे इसने यूज किया ऑलरेडी, तो परफेक्ट टेंस छांट लीजिए, और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। तो देखो विल ऑलरेडी कंप्लीटेड, विल के साथ थर्ड फॉर्म तो आती ही नहीं है, गलत सेंटेंस हो गया।
हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, ये गलत सेंटेंस हो गया। तो ग्रामर में पढ़ा होगा ना, विल के साथ कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, हेड के साथ कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। अब ही के साथ हैव लिखा है, ही के साथ हैव भी नहीं आता, सिर्फ यही ऑप्शन जाएगा, ही हैज कंप्लीटेड, परफेक्ट टेंस बना, ऑलरेडी बीच में आ गया, ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ऑलरेडी और जस्ट का एक रूल ध्यान रखो, परफेक्ट टेंस में आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे से स्टेप्स। आगे क्वेश्चन, आई टू द मार्केट एवरी संडे। देखो ये रिपीटिशन है, जितने भी रिपीटेड एक्ट होते हैं, रिपीटेड एक्शन, जितने भी रिपीटेड एक्ट होंगे वो हमेशा आपके इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। किसमें होंगे, इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर आई टू द मार्केट एवरी संडे, तो एवरी संडे की सेंस में तो देखो आई गो, ये भी हो सकता है, गोन तो थर्ड फॉर्म डायरेक्ट जोड़ोगे नहीं सब्जेक्ट के साथ में आप, भाई सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा डायरेक्ट, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म। तो गो लगा सकते हैं, गोइंग नहीं लगा सकते, और आई के साथ गोज नहीं आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे पॉइंट जाएगा आई गो टू द मार्केट एवरी संडे। इस सेंटेंस में एक और एरर है, उसको समझ लो। यहाँ मार्केट से पहले दा नहीं आना था, आई गो टू मार्केट एवरी संडे, वो आर्टिकल का प्रॉब्लम है। अब एसएससी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। वो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पूछ रहे हैं आपको उसी पॉइंट पे फोकस करना है। ग्रामेटिकली चेक करोगे, ग्रामेटिकल एरर देखोगे तो मार्केट से पहले दा नहीं आना चाहिए, आर्टिकल का प्रॉब्लम है। अगर एरर में आ जाएगा सेंटेंस तो दा नहीं यूज करना, ठीक है, मार्केट से पहले। लेकिन उन्होंने एरर पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ फिलर्स पूछे हैं, तो फिर आप फिलर पे ध्यान दें जो उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सेंटेंस मिलेंगे आपको जिसमें ग्रामर एरर है लेकिन वो एरर नहीं पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। तो जो पूछना आप उस पर फोकस करें, ठीक। नेक्स्ट आइए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये तो इडियम है, याद कर लो, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार, बहुत तेजी से। तो ये बारिश पड़ रही है, कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बारिश पड़ रही है, ये एक फिक्स्ड इडियम है, इसमें तो दिमाग लगाना ही मत। और कुछ बच्चे कहते हैं कैट्स एंड फिश, बिल्ली और मछली की लड़ाई चल रही है यहाँ पे, बर्ड्स नहीं, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई। अच्छा, कैट्स एंड डॉग जो है ना, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में भी आता है। तो कैट्स एंड डॉग जब आएगा वो रेनिंग, बहुत तेज बारिश होने को बोलते हैं, रेन कैट्स एंड डॉग्स। यू कांट जज ए बुक, तुम एक किताब को जज नहीं कर सकते हो बाय इट्स कवर। कंटेंट से तो बुक जज हो जाएगी ना, आप किताब खरीदने गए तो किताब कवर से चेक करोगे, कंटेंट से करोगे, कंटेंट से जो उसमें लिखा है उससे तो चेक करोगे ना। तो किताब जो जज होगी वो होती है कंटेंट से, किस चीज से जज नहीं होगी, कवर से। तो यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो कवर ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है, कवर ऑप्शन चला जाएगा। चलो आगे देखें, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक द आइस। जल्दी से चेक करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, कौन सा फ्रेज है, ब्रेक द आइस। देखो जो आइस सिंबल होता है, आइस का मतलब होता है ठंड, ठीक है। और आपने सुना होगा ना एक मुहावरा होता है हिंदी में, ठंड रख, ठंड रख, ठंड, ठंड रखने का मतलब क्या होता है, चुप रहना, शांत रहने का, थोड़ी ठंड रख ले, ठंड रखने का मतलब थोड़ा चुप हो जा। लेकिन ये कह रहा है ब्रेक द आइस, ये ठंड को तोड़ना है, यानी अब क्या करना है, तुम्हें बोलना शुरू करना है, ठीक है। इंग्लिश में जो इडियम होता है वो होता है कीप मम। कीप मम का मतलब होगा चुप रहना, और बोलना शुरू करने का होगा ब्रेक द आइस, यानी कि जो ठंड है उस ठंड को तोड़ दो। तो उसमें क्या आएगा, कॉज टू डिले, ये तो जाएगा नहीं। बिगिन ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग, ये हो जाएगा। बिगिन ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग मतलब बोलना शुरू कर देना। और रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट, विवाद को खत्म करना, ये भी नहीं होगा। बी वेरी बिजी, बिजी भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा, ठीक है। ईडीएम को थोड़ा ध्यान से देखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक फिल करना है, ही इज वेरी गुड पेंटिंग। ये ध्यान रखो, अगर तुम कमजोर हो किसी चीज में तो वीक इन आता है, किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे मान लो कोई बच्चा है वो मैथमेटिक्स में कमजोर है तो ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, पर अगर वो अच्छा है तो गुड एट आता है। ये ध्यान रखना, अगर आप जैसे डांसिंग में अच्छे हैं तो अच्छे हैं तो क्या आएगा, गुड एट। जैसे ये लड़का किस में अच्छा है, पेंटिंग में, तो गुड एट। गुड एट, वीक इन, कमजोर है तो वीक इन, अच्छा है तो गुड एट, ये फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट आइए, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। देखो रॉन्गली स्पेल्ड में क्या है, एक ये वर्ड लिखा है NEITH, नाइदर, नीदर तो सही लिखा है। NEIGH, नी, ये भी सही लिखा है, नाई जो होता है NEIGH, नाई। और REIN, रेन भी सही लिखा हुआ है।
इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, होती है NIECE, नीस। नीस होता है भतीजी, NIECE, नीस। नीस मीन्स भतीजी, भतीजी को बोलते हैं। स्पेलिंग ठीक कर लेना। नेक्स्ट, ए गुड सेल्समैन डील्स। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे पता क्या करके इन कर रहे हैं कि गुरुजी हमने तो डील इन सुना है, डील इन। एक्चुअली डील में दो प्रीपोजिशन आते हैं, डील इन और डील विद। डील इन होता है जिस प्रोडक्ट में आप बिजनेस करते हैं। जैसे एक आदमी है वो लोहे में व्यापार करता है, लोहे का व्यापार करता है, तो ही डील्स इन आयरन, या शी डील्स इन डायमंड्स, वो डायमंड का व्यापार करते हैं। तो जिस चीज के प्रोडक्ट में आप व्यापार करते हैं उसे बोलते हैं डील इन प्रोडक्ट, ठीक है। और जिस व्यक्ति से डील करते हैं, डील विद पर्सन, वो पर्सन हो जाएगा डील विद। जैसे यू शुड डील विद अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तुम्हें अंबानी से डीलिंग करनी चाहिए, तो यू शुड डील विद अंबानी। और यू शुड डील इन कोयल, कोयले में डील करो, डील इन। अंबानी से डील करो, डील विद। अब ये पूछ रहा है, एक गुड सेल्समैन, एक अच्छा बिजनेसमैन या विक्रेता जो होता है वो डील करता है द प्रेशर वेरी वेल। प्रेशर होता है तनाव में, कि जब वो तनाव में होता है तो वो बढ़िया, मतलब एक दबाव में आके बढ़िया डील कर लेता है वो। तो क्या आना चाहिए, डील इन द प्रेशर वेरी वेल और डील विद द प्रेशर वेरी वेल। अब इसमें कुछ बच्चे देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करके आए हैं, डील इन करके आए हैं कुछ बच्चे। डील इन में क्या होता है, प्रोडक्ट आना चाहिए, तो ये वर्ड जाएगा पे डील विद। इसमें कुछ बच्चों ने पूछा सर डील इन, डील इन नहीं आएगा, डील विद द प्रेशर आएगा। मतलब जिस चीज आप पे दबाव बना, सेल्स का दबाव बना, तो एक अच्छा सेल्समैन दबाव में आके अच्छा काम कर लेता है, डील विद यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, एक्टिव फॉर्म में हमेशा तो बहुत आसान होता है, यहाँ पे लिखा है हैज। वर्ब देखो सबसे पहले तो हैज तो रहेगा ही रहेगा, इसी में हैज है, बाकी सब खत्म हो गए भैया एक वर्ड से, क्योंकि एक्टिव पैसिव में आप कभी भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलते हैं। तो हैज है तो हैज तो रहेगा ही रहेगा ना, यहाँ पे हैज खत्म हो गया, यहाँ हैज खत्म हो गया, यहाँ हैज खत्म हो गया, बस यही ऑप्शन जाएगा, खत्म बात, एक वर्ड से हो जाएगा, ठीक है। पढ़ के देख लेना, यही ऑप्शन जाएगा, किसी भी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट आइए, ये पूछ रहा है, अब यहाँ पर देखो क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट के लिए आपको एक एक वर्ड को ध्यान से समझना पड़ता है, थोड़ा सेंस निकालो करो उसका। वो गंगा की बात करते हैं, गंगा ऑल थ्रू इट्स रूट, रूट होता है इसके रास्ते, जो है गंगा के रास्तों से होती गुजर रही है। तो गंगा अपने सभी रास्तों से इज फिल्ड विद इन्यूमरेबल पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। गंगा जहां जहां से जाती है तो कहीं पे खेती के लिए बहुत अच्छी है, कहीं पे स्पिरिचुअलिज्म हो जाता है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो इसमें इंटरेस्ट के पॉइंट्स जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो गंगा भरी हुई है अपने इंटरेस्ट के पॉइंट्स को लेके। क्या क्या इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं, इट्स इंस्पायरिंग ब्यूटी, इसकी सुंदरता, इट्स स्पिरिचुअल वैल्यू, इसकी आध्यात्मिक वैल्यू जो होती है, इट्स प्योरिटी, इसकी पवित्रता, हैज नो, अब यहां हमें ऑप्शन देखना है, हैज नो राइवल्स, हैज नो एडवर्सरीज, हैज नो एनिमीज, हैज नो ओपोनेंट्स। अब वो कह रहे हैं गंगा जब रास्तों से गुजरती है अपने ट्रैक से होती हुई, तो गंगा की इन न्यूमरस या न्यूमरेबल जो भी होता है, इसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, इसका प्योरिटी, इसका ब्यूटी, ये सारी चीजें, और इन सब चीजों को देखो तो इसका अपना कोई भी राइवल नहीं होता है, एडवर्सरीज, एडवर्सरी तो विरोधाभास होता है, ये तो पहुंच जाएगा नहीं। गंगा के शत्रु नहीं हो सकते, ठीक है ना। ओपोनेंट होते हैं इसके, जो अपोजिशन में वाले जो विपक्ष वाले लोग होते हैं वो नहीं होगा, इसका आएगा राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है मैच, यानी कि कोई इसका मैच ही नहीं है, इसके इक्विवेलेंट कोई है ही नहीं। मतलब जब बात आती है कि इसकी प्योरिटी को लेके, तो गंगा जैसी कोई दूसरी नदी है ही नहीं, तो जब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है तो वो राइवल्स वर्ड होते हैं। राइवल्स मतलब उसके इक्विवेलेंट ही आसपास में कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैचिंग वाला वर्ड जाएगा। तो ध्यान रखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि जब इसके स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, प्योरिटी की बात आती है, तो इट हैज नो राइवल्स, कोई है ही नहीं इसके आसपास में, टिकता ही नहीं है। बट व्हाट डिस्टिंग्विशेस, लेकिन कोई चीज जो डिस्टिंग्विश करती है, इट, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है इसको भेद करना या इसमें अंतर पैदा करना, इज सो मच, जो बहुत ज्यादा अंतर दिखाती है, इज द हेल्प, वो मदद है, किस चीज की मदद है, कॉपियस, वॉल्यूमिनस, स्पेसियस, ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस का मतलब होता है विशेष या ज्यादा, वॉल्यूमिनस जो होता है वॉल्यूम होता है, आकार के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिमेंडस जाएगा, तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, इसकी ट्रिमेंडस हेल्प होती है, जो चीज इसको सबसे अलग करती है वो क्या है, इसकी ट्रिमेंडस हेल्प है, और इट हैज बीन इन ब्रिंगिंग, और जो आती है ब्रिंग करती है क्या चीज, ब्रिंगिंग अबाउट। ब्रिंग अराउंड होता है होश में लाना, और ब्रिंग अबाउट होता है हैपन, घटित होना।
ब्रिंग अप होता है पालन पोषण, ये पालन पोषण करना, और ब्रिंग इन होता है किसी चीज को लाना, ये होता है घटित होना, हैपन। तो ब्रिंग अराउंड होश में लाने की सेंस है, तो अप्रोप्रिएट तो होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ये डिस्टिंग्विश करती है जो भी चीज इसमें है। इज सो मच इज द ट्रिमेंडस हेल्प, इसकी बहुत ज्यादा मदद करती है। इट हैज बीन इन ब्रिंगिंग ए सेंस ऑफ यूनिटी, जिसमें एकता, यूनिटी, यूनिटी मतलब अखंडता, एकता। भाई यहां से बिहार से होती हुई चलिए कहां तक पहुंच गई है गंगा, नहीं बिहार में तो बाद में जाती है, ठीक है ना। तो ये यूनिटी, इसमें क्या है, अखंडता आती चली जाती है, तो ये यूनिटी लेके आती है। तो ब्रिंग, ये क्या आती है, यूनिटी लेके आती है, यूनिटी लेके आती है। तो यहां पे आएगा ब्रिंग अबाउट, हैपन करना, इससे एक यूनिटी घटित होती है अमंग द, किन लोगों के बीच में, देखो अमंग द आगे क्या लिखा है, थाउजेंड्स लिखे हैं, हजारों, तो एंड भी लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है एंड थाउजेंड्स। तो जब हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है, जैसे लाखों करोड़ों लोग, सैकड़ों हजारों लोग, ठीक है ना, बीसियों सोइयों, 19-20, आपने सुना होगा, संख्या हमेशा बढ़ते हुए क्रम में इडियोमैटिक वर्ड में यूज की जाती है। तो यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा है, तो थाउजेंड से छोटा कौन सा वर्ड है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो ये देखो, अगर यहाँ थाउजेंड पहले होता तो यहाँ पे फिर लाख होता, हजारों, लाखों, लाखों करोड़ों, अरबों खरबों, ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस ना बढ़ती हुई क्रम में होती है। तो अमंग द, किन लोगों में, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, सैकड़ों और हजारों लोग, हु लिव इट, हु लिव जो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, नहीं अलोंग साइड इट, क्योंकि गंगा नदी के किनारों पे लोग रहेंगे, अलोंग साइड जो इसके आसपास में रहते हैं। एमिड के बीच में तो कोई रहता ही नहीं है इसमें, एट का मतलब भी नहीं पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं होता। तो हु लिव अलोंग साइड इट, जो इसके साथ साथ लोग रहते हैं, उनमें एक यूनिटी रहती है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो पूरी गंगा के आसपास के लोग, सब में एक यूनिटी का सेंस डेवलप हो जाता है। तो इसको ध्यान रखो, आसान सा पेपर था, इसमें अच्छे नंबर आपके आने चाहिए, और बाकी कोई डाउट रहे तो उससे पूछ लीजिए। तब तक के लिए भाई, अब कल मिलेंगे आपसे 1079 के साथ में QIP में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।